नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है साथियों कि हम आपके लिए बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं साथियों। तो आज उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों, जिसका एग्ज़ाम आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिसका एग्ज़ाम जो हुआ था 16 तारीख छठा महीना 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसी का आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आपको 2010 से जितना भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का हुआ है साथियों, उसका टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, ओपन करिए प्लेलिस्ट, आपको 2010 से जितना भी एग्ज़ाम हुआ टोटल बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। और ये जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो 2019 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों। तो अतः इसलिए साथियों जितने भी जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं साथियों आज के इस क्लास को और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है साथियों, मेरे मित्रों, आज का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या आता है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है दोस्तों। भारतीय संविधान की बात अगर की जाएगा दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाग है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में क्रम के अनुसार कुल 22 भाग है। क्रम के अनुसार कुल 22 भाग है दोस्तों, 22 भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। मतलब कि मत वोट देने का अधिकार भारतीय के किस संविधान के अनुच्छेद में आता है दोस्तों, किस अनुच्छेद में। तो ये जब 326 अनुच्छेद आप अगर देखिएगा दोस्तों, अगर आप स्टडी करिएगा अनुच्छेद 326, तो इसमें लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचक का वयस्क मताधिकार पर बात आती है 326 अनुच्छेद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है दोस्तों। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है दोस्तों। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये सिलचर से पोरबंदर तक है, सिलचर से पोरबंदर तक है। तो इस तरह से पश्चिमी भाग पोरबंदर है। इसकी लंबाई लगभग 3300 किलोमीटर है, 3300 किलोमीटर है दोस्तों। इसका आंसर आपको सिलचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, कहता है हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है दोस्तों। तो ये जो है हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। और इस बंदरगाह का नाम पूर्व राष्ट्रपति महिंद्र राजपक्षे के नाम पर रखा था दोस्तों। ये हम्बन टोटा बंदरगाह जो है किस देश में है दोस्तों। तो इसकी बात की जाएगा तो ये श्रीलंका में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों, श्रीलंका में है। और इसका जो नाम रखा गया था, वो बंदरगाह का नाम पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया था। इसका नाम ही था हम्बन टोटा, उस राष्ट्रपति का पुराना नाम जो था हम्बन टोटा था, इसलिए उसका नाम रखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं साथियों। 5 नंबर देखते हैं मित्रों। तो कहता है 5 नंबर कहता है डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। डेट्रॉयट नाम, तो ये अमेरिका स्थित डेट्रॉयट, ये अमेरिका में स्थित है दोस्तों। डेट्रॉयट नामक नगर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये अमेरिका में स्थित है दोस्तों। और ये जो प्रसिद्ध है दोस्तों, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं साथियों, अगर आपका एग्जाम अगर नज़दीक आने वाला है दोस्तों, तो आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख ले साथियों। और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें साथियों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कहता है कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है दोस्तों। लाभांश होता है, तो जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है दोस्तों साथियों, ये 15 से लेकर 59 वर्ष की तरुण कार्यशील जनसंख्या को जनसंख्या लाभांश कहते हैं, यानी कि 15 से लेकर 59। ऑप्शन नंबर आपका कितना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था दोस्तों। किस राष्ट्रपति ने किया था इसका डाक संशोधन विधेयक में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह
ने ऐसा मतलब ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक तो कौन था दोस्तों? महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा धीराज मतलब कि उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। ये चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि द्वितीय में आप कभी नहीं लगाइए, चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है दोस्तों? तो अनुसूची जो है वो अनुसूची 6 में अगर आपको बात किया जाएगा तो भारतीय संविधान को अनुसूची 6 में 4 राज्यों का, इसमें असम आ जाता है दोस्तों, इसमें असम आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मेघालय आ जाता है और मिजोरम आ जाता है। ये चारों राज्य अनुसूची 6 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र है। इस पुस्तक में नील आंदोलन का उल्लेख है दोस्तों। इसमें नील दर्पण, नील आंदोलन यानी कि नील की खेती जो होता था दोस्तों, उसी को दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण के नाम से लिख दिया पुस्तक। और उसमें किस तरह से किसान पर अत्याचार किया जाता था दोस्तों और नील की खेती करने के लिए उससे प्रेरित किया जाता था, बाध्य किया जाता था, ठीक है दोस्तों, मजबूर किया जाता था। तो यही दीनबंधु मित्र उसी पर एक पुस्तक लिखे जो नील दर्पण है और इसमें नील की खेती के बारे में यानी कि नील आंदोलन के बारे में ही व्याख्या किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया दोस्तों? तो ये इटालवी यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य के शासक में, किसके? विजयनगर साम्राज्य के मतलब शासक में यानी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे दोस्तों? तो अवध के नवाब उस समय में कौन थे दोस्तों? तो उस समय जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगर आपको पता रहता है इसका आंसर साथियों तो आप कमेंट में, आप मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट कर दीजिए साथियों। कहता है हिरसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था दोस्तों? किस यान से किया गया था दोस्तों? ये इसका आंसर हो जाएगा PSLV C43। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है दोस्तों? ये आपका उस समय का जीके जीएस का कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के महिला एकल का खिताब जो था जापान की नाओमी ओसाका ने जीता था। जापान की नाओमी ओसाका, ये कहाँ की थी दोस्तों? तो जापान की थी, जापान की नाओमी ओसाका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल है दोस्तों? लालजी टंडन जो है बिहार के 30वें राज्यपाल बने दोस्तों, 30वां राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है लालजी टंडन, ये हो गया दोस्तों। कहता है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों, ये जो है शिवहर है। शिवहर है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। इसमें अगर बात किया जाएगा साथियों, इस जिला में तो मात्र 6,56,246 व्यक्ति मतलब जनसंख्या इसका यहाँ का है शिवहर का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था साथियों? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड था दोस्तों। क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड था दोस्तों। और ये घटना कब घटा था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये घटा था दोस्तों। 1919 ईस्वी में घटा था दोस्तों। ये कहाँ है? तो पंजाब के अमृतसर शहर में है दोस्तों, जहाँ की गोल्डन टेम्पल भी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है घातक क्या है? घातक एक भारत का मतलब विमान है दोस्तों, भारत का एक लड़ाकू विमान है दोस्तों।
तो ये जो है एक लड़ाकू विमान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया दोस्तों? तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को विश्व की स्थापत्य राजधानी के तौर पर चुना गया दोस्तों। किनको? रियो डी जेनेरो को। और रियो डी जेनेरो जो चुना गया है दोस्तों इसको, ये जो है ये कहाँ है दोस्तों? ब्राजील में है। ये ब्राजील में है, एक शहर है ब्राजील का, ये ब्राजील में है रियो डी जेनेरो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है साथियों, गोपालगंज है। और जहाँ की बात की जाएगा दोस्तों, गोपालगंज की बात की जाएगा जहाँ की 2011 के जनगणना के अनुसार 1021, मतलब कि एक तरह से जहाँ लिंगानुपात जो है 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों 1021 है। 1000 मतलब कि लड़की पे जो है इतना लड़का, यानी कि इतना महिला पे इतना पुरुष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है दोस्तों? बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है साथियों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 44, मृत्यु दर 44। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है दोस्तों? तो ये जो है कितने प्रतिशत, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार के मात्र 0.35 जो परसेंट है भूभाग पर ही अति सघन विस्तार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी दोस्तों? ये रंगराजन कमेटी जो है दोस्तों 2005 ईस्वी में गठित किया गया था दोस्तों, 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों, इसके द्वारा 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता अगला क्वेश्चन कहता है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है दोस्तों। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है दोस्तों, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो योजना और विकास होगा, योजना और विकास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 19 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों। तो ये 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये स्वामी लगते हैं इनके नाम में, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है दोस्तों? तो ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्रिया पौधे के हरित भाग में होता है। पौधे का हरित भाग को क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है और क्लोरोफिल को ही हरित लवक बोलते हैं, और ये आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है साथियों? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है दोस्तों। आपको याद रखना है, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रत्येक क्वेश्चन, आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप 2010 से पहले वाले अगर प्रीवियस ईयर नहीं देखें तो उसको भी जाकर जरूर देख लें साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक सींग वाला रायना यानी कि गेंडा किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? ये किस राज्य में? तो एक सींग वाला गेंडा जो है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और देखिए असम के काजीरंगा, ये जो है ये असम में पाया जाता है दोस्तों। और असम के एक जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। काजीरंगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? तो आपको असम हो जाएगा दोस्तों। और यही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको ये गेंडा मिलेगा दोस्तों। चलिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। पीपल में बहुत सारे लोग को कंफ्यूज रहता है दोस्तों, कंफ्यूजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है दोस्तों? तो ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है साथियों।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है उत्पादन और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं साथियों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जैसे कि घास एक तरह से खाएगा। सपोज दैट मान चलिए कि ये घास है, सपोज दैट मान के लिए तो ये घास है, तो घास को कौन खाएगा दोस्तों? तो घास को बकरी खाएगा दोस्तों। और बकरी को कौन खाएगा दोस्तों? तो बकरी को यहाँ पर शेर खाएगा या आदमी भी खाता है दोस्तों, यानी कि खस्सी वगैरह होता है उसको आदमी भी खाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा दोस्तों। और ये जो है खाद्य श्रृंखला है, उत्पादक पहले रहेगा, उसके बाद खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है साथियों। कहता है अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई की बात किया जाएगा दोस्तों, तो सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं, मतलब अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। और जीन की आनुवांशिक गुणों का वहन करते हैं, इसको जीन कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है दोस्तों? शरीर से किस में आता है दोस्तों? इसका आपका दाया नीला कक्ष, दाया नीला हो जाएगा दोस्तों साथियों। कहता प्रारंभिक खाद नहीं है दोस्तों, प्रारंभिक खाद नहीं है दोस्तों, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दुग्ध है, ये प्रारंभिक खाद नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत में प्रत्यावर्ती धारा मानी एसी का मान है दोस्तों, तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान कितना है दोस्तों? ये 50 हर्ट्ज निर्धारित है दोस्तों, 50 हर्ट्ज निर्धारित है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान 50 हर्ट्ज दोस्तों। और ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। कहता है टिक्का रोग किससे संबंधित है दोस्तों? ये टिक्का रोग किससे संबंधित है साथियों? तो टिक्का रोग मूंगफली की फसल में लगता है दोस्तों, ये मूंगफली से संबंधित है दोस्तों साथियों। और ये जो है टिक्का, ये जो है कवक जनित रोग होता है। इस रोग के कारण पत्तियों के दोनों सतह पर आप देखिएगा गोले गोले धब्बे बन जाते हैं साथियों मूंगफली पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। कहता है ट्राइबेसिक एसिड है दोस्तों, ट्राइबेसिक एसिड है, तो ट्राइबेसिक एसिड किसको बोलते हैं दोस्तों? इसका सूत्र दोस्तों होता है H3PO4, H3PO4। तो इसका ये किसका सूत्र है दोस्तों? तो ये आपका फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है दोस्तों, फॉस्फोरिक अम्ल, यही ट्राइबेसिक एसिड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक, तो ये है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का होता है नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है साथियों? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है साथियों? तो सब HCl से अगर अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 बनेगा और प्लस में दोस्तों हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता 43 नंबर। कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 इतना वाला और धातु तत्व कौन सा दोस्तों? तो 8 2 10 7 17 किसका होता है दोस्तों? तो क्लोरीन का होता है। 17 जो होता है ये एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जाइलम का क्या कार्य है दोस्तों? जाइलम का क्या कार्य है साथियों? तो जाइलम का जो कार्य है, जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य पौधे में जो होता है जड़ों से अन्य भागों तो जल का संवहन करता है दोस्तों, तो जल का संवहन ही उसका कार्य हो जाएगा साथियों। खाद्य उत्पाद का संवहन जो करता है वो फ्लोएम करता है साथियों, आपको याद रहना चाहिए, फ्लोएम होता है वही करता है खाद्य उत्पाद का संवहन। चलिए अगले क्वेश्चन। कहता है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी पानी का उबलना या ये तो इसके लिए आपको चैनल पे एक खास रूप से एक वीडियो अपलोड हो चुका है साथियों, जो कि कंपटीशन केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री फॉर कंपटीशन का प्लेलिस्ट है साथियों। और उसमें आपको रासायनिक और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया है उसमें। तो इसका आपका वो अगर वीडियो आप जाकर देखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन, आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड, वो कन्फ्यूजन आपका
दूर हो जाएगा साथियों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पानी का उबलना जो है भौतिक परिवर्तन है साथियों, भौतिक परिवर्तन है और ये है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये पानी का उबलना है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि वैसा परिवर्तन जो फिर अपने रूप में आ जाएगा वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। तो देखिए पानी अभी गर्म हो रहा होगा, ठीक है, और ये कुछ समय के बाद उबलेगा और उबलने के बाद फिर से कुछ समय के बाद ठंडा हो जाएगा, अपनी स्थिति में आ जाएगा। कागज एक बार जल जाएगा तो कभी भी ये है कागज फिर नहीं बनेगा। दूध अगर खट्टा हो जाएगा तो कभी दूध नहीं बनेगा। कोयला अगर जल जाएगा तो फिर कोयला अपने रूप में नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एटोमिसिटी कितना होगा साथियों। इसका एटोमिसिटी की यदि बात की जाए अगर दोस्त साथियों तो इसका एटोमिसिटी 7 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है साबुन का सह उत्पाद है दोस्तों, साबुन का सह उत्पाद है साथियों, साबुन का सह उत्पाद प्रक्रिया में ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, ये ग्लिसरॉल सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर कहता है इनमें से सही कथन चुने। कहता है द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है दोस्तों। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। तो द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार बदलता है। जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तनशील होने के कारण भार मान बदलता है, इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। और जबकि द्रव्यमान हमेशा स्थिर ही रहता है दोस्तों जबकि भार बदलता है। सही बात, द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर रहता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों साथियों। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। और ये क्वेश्चन आपका जो है 2012 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है दोस्तों, इसलिए आपको साथियों हम बोलते हैं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें साथियों। और प्रीवियस ईयर के अभी तक अगर आप नहीं जाके देखे वीडियो को तो आप जरूर जाके साथियों देखें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं किया होगा तब आप हमको बोलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कि आयतन वही रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता दोस्तों। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता साथियों। तो मेलियस जो होता है, मेलियस, ये हड्डी नहीं पाया जाता है मध्य कर्ण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उसकी वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा दोस्तों। तो ये जो होता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उसकी पलायन वेग से अधिक होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसका अधिक ऑप्शन हो जाएगा। कहता 18 कैरेट सोना में सोने का प्रतिशत है दोस्तों, सोने का प्रतिशत है साथियों। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 24 कैरेट सोना में 100% शुद्ध होता है, तो 18 कैरेट सोना में 75% होगा साथियों। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही नजदीक में यानी कि 2000 जो है आपका 17 के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, बिहार पुलिस के 2017 में ये क्वेश्चन 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत। आप साथियों जाके उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि रिपीट किया है कि नहीं किया है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है दोस्तों। तो लोहा के गैल्वेनीकरण में जो है तो आपको कौन सी धातु, तो ये जो है जंग लगने से बचने के लिए जो जस्ते की परत जो है उस पर जो चढ़ाया जाता है साथियों। इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। जिंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 54 नंबर क्वेश्चन है। कहता है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया साथियों। तो सबसे पहले अगर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले जीव की बात किया जाएगा दोस्तों तो लाइका नामक कुतिया थी दोस्तों, लाइका नामक एक कुतिया थी, उसका नाम क्या था दोस्तों। तो लाइका, पहला जीव था लाइका नामक कुतिया जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है साथियों। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती है, कहाँ। तो ये निर्वात में गमन नहीं कर सकते दोस्तों ध्वनि तरंगे। प्रकाश, देखिए प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है दोस्तों, निर्वात में जो है प्रकाश गमन कर सकता है लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं कर सकता दोस्तों, प्रकाश की तरंगे कर सकता है। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किताब में हमेशा रहता है दोस्तों, किताब में हमेशा क्या रहता है साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी, किताब में जो है पृष्ठ रहता है दोस्तों, हमेशा पृष्ठ रहेगा। कहानी तो नहीं रह सकता, उपन्यास भी रह सकता है, कोई लेख भी रह सकता है, स्याही नहीं रह सकता है किताब में।
ठीक है, कागज नहीं रह सकता, इसमें पृष्ठ होता है हमेशा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है साथियों, कहता है क्रम में सजाए, यानी कि क्रम में इसको सजाना है साथियों। कहता है बच्चा पहले कौन सा आएगा, मतलब पहले भ्रूण होगा कि पहले युवा कि पहले वयस्क कि पहले नवजात कि पहले बच्चा। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये इस तरह से आपका जो इसका सबसे पहले आपको सही आंसर अगर बताया जाए साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले भ्रूण आता है। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में ये भ्रूण आता है साथियों, ठीक है साथियों। तो ये सबसे पहले भ्रूण आएगा, तो उसके बाद जो है साथियों ये आपका नवजात आएगा 2 नंबर में, उसके बाद जो है आपका 3 नंबर में बच्चा आएगा साथियों, और 4 नंबर में ये सब आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब साथियों। कहता है देखिए, अब आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ गया है। कहता है C9X E25B G49818 ये जो है इसका रीजनिंग का आप सही आंसर क्या होगा साथियों। तो आप देखते जाइए साथियों। देखिए क्या किया है कि C9, ये आप गौर से इस पहले इसको इस पे ध्यान दीजिए कि C9X यानी कि ये जो है 3 का स्क्वायर है साथियों, और ये जो है C है और X है, और ये जो है ये 3 का स्क्वायर है साथियों, और ये जो X जो है साथियों, और इसके बाद ये X जो देखिए यहाँ पे जो है लास्ट में यहाँ पे KR 180, इस तरह से जो है CX यानी कि CX4 है, जिस तरह ये लिखा हुआ है जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार देखिए C9X जो है आपका मिलता है साथियों। तो ये ठीक 3 का स्क्वायर में आता है, 9 जो है 3 का स्क्वायर हो जाता है, उसके बाद ये 25 जो है 5 का स्क्वायर हो जाता है, उसके बाद ये 7 का स्क्वायर हो जाता है, उसके बाद ये जो होता है साथियों ये 11 का स्क्वायर यानी कि मतलब 9 का स्क्वायर हो जाता है, सॉरी 9 का स्क्वायर हो जाता है साथियों। और ये 9 का स्क्वायर होने के बाद ये अब 11 का स्क्वायर होगा, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। देखिए आपको डायरेक्ट बता, ये देखिए 3 का स्क्वायर है साथियों तो 9 होगा, ये 3 में 2 बढ़ा के यानी कि 3 में प्लस 2 करके 5 का स्क्वायर है, फिर 5 में 2 करके ये 7 का स्क्वायर है, फिर 7 में 2 करके ये 9 का स्क्वायर है, तो फिर 9 में 2 प्लस करके 11 का मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा साथियों, और 121 इसमें है, इस तरह से आपका 121 जो है आपका ये आंसर हो गया साथियों। रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि वाराणसी को इतना लिखा जाए तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा साथियों। तो देखिए, तो आपको सबसे पहले देखिए वाराणसी कैसे लिखा गया। देखिए वाराणसी में देखिए तो V के बाद डायरेक्ट W आया है साथियों, V के बाद W आया, A के बाद देखिए A के बाद C आया है, यानी कि ABC 2 लेटर बढ़ा, पहले में 1 लेटर बढ़ा, V में 1 जोड़ेंगे तब W आएगा, उसके बाद A में 2 जोड़ेंगे तब C आएगा, उसके बाद R में अब 3 जोड़िए, देखिए उसके बाद देखिए RSTU उसमें 3 जोड़े तब U आया। अब A में देखिए A में फिर आप 4 जोड़िए तब E आएगा, ABCDE 4 जोड़ेंगे, इस तरह से जो है लेटर बढ़ता जाएगा। तो कोलकाता में 1 जोड़ेंगे तो L आएगा, आप देखिए, और O में अगर 2 जोड़ेंगे OLMNOPQ आएगा साथियों, तो LQ आ गया दोस्तों। तो LQ अभी तक 3 है, 1 2 3, तो अभी तक इसको प्रोसेस को आगे लेकर चलेंगे। तो अब L में जो है 4 जोड़ना है, तो LMNOP, तो P यहाँ पे L उसके बाद आएगा P, इस तरह से जो है साथियों। तो LQ उसके बाद O आ जाएगा साथियों, उसके बाद O आ जाएगा, उसके बाद F। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो है ये D आपका, ये जो है ऑप्शन नंबर F, उसके बाद लास्ट तक जाएंगे तो FZH, सॉरी ये नहीं, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर A साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है 60 नंबर, कहता है एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है साथियों। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो जैसे कि आपको ये जो है क्वेश्चन जैसे कि निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की अगर मान चलिए कि अगर पूर्व की ओर चल रहा है तो मतलब कि ऐसे चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है और कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है, यानी कि उसका दायां जो होगा इधर मुड़ेगा साथियों, और ये जो दायां मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, और वे के बाद दाएं मुड़ता है, और फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ेगा अपना बायां इधर,
कुछ दूरी बाएं मुड़ता, अब वह किस दिशा में है दोस्तों? तो ये आपका आंसर जो है आपका एक तरह से ये पूरब, आपका इधर दिशा हो गया पूरब, इस तरह से ये जो है आपका पूरब दिशा में हो गया साथियों। चलिए अब इस तरह से साथियों आपका जो है 1 से लेकर 60 अभी बहुत लंबा हो गया साथियों, माफ़ी चाहते हैं। इसी वीडियो को अब वीडियो को यहीं तक पॉज करते हैं, बंद करते हैं। और अगर अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए साथियों। और इसका पार्ट टू जो आपको 60 नंबर से लेकर और 100 तक नंबर का जो आपको वीडियो मिलेगा साथियों, ये जो मिलेगा आपको, तो कहाँ मिलेगा साथियों? तो इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2-3 घंटा के बाद वीडियो अपलोड होगा साथियों। अगर आप वीडियो को 2-3 घंटा के बाद देख रहे हैं तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 करके, और वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं साथियों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।